हेलो दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर, कैसे वो टिश्यू से निकलकर और एल्वेलाई तक पहुंचती है और वहां से बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है, उसको देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं O2 के ट्रांसपोर्ट का। जैसे मान लो O2 कहाँ थी, लंग्स के पास, एल्वेलाई के पास। इस लंग्स से जब ब्लड में गई तो 97% जो CO2 O2 थी वो तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई और उसने बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% O2 तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और जो 3% CO2 है, उस 3% जो O2 है ये प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। तो ये कहाँ डिजोल्व हो गई? प्लाज्मा में। ऐसे तो ऑक्सीजन गई, और ये ऑक्सीजन कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये ऑक्सीजन स्टार्ट हुई है एल्वेलाई के पास से, ब्लड के अंदर ऐसे जा रही थी। 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो गए और 97 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के। पर ध्यान रखना, ये HbO2 की फॉर्म में ना जाके KHbO2 की फॉर्म में जाती है। मतलब इसके साथ हमको और कौन जोड़ना पड़ता है? पोटेशियम। हम इसमें पोटेशियम क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है, ये HbO2 आपने जो बनाया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाए, मतलब ये बीच में कहीं ना टूट जाए, ये कम से कम टिश्यू के अंदर ही जाके डिसोसिएट हो। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? पोटेशियम को इसके साथ लगा दिया है। ऐसे तो ऑक्सीजन जा रहा था। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मान लो यहां पे बना रहा हूं मैं क्या? RBC। क्या बना रहा हूं? RBC। और RBC के आसपास ये क्या है? प्लाज्मा। RBC के दोनों तरफ यहां क्या है? प्लाज्मा। और ये कौन है बताओ? RBC। इस RBC के अंदर CO2 कैसे जा रही है, कौन इसको लेके जा रहा है, कहां कितनी प्रोड्यूस होती है, ये बात आपको समझनी है। और ये RBC बताओ किसको लेके आ रही है? ऑक्सीजन को। किस फॉर्म में? KHbO2 की फॉर्म में। ऐसे ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो ये RBC टिश्यू के आसपास आई है। किसके आसपास आई है? टिश्यू। यहां टिश्यू है ये RBC टिश्यू के पास से गुजर रही है। अब ध्यान रखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो पहले। ये क्या हो गया है इसमें? ये मान लो टिश्यू है, इस टिश्यू के पास से ये ब्लड जा रहा है, और ये RBC टिश्यू के पास से ऑक्सीजन को लेके जा रही थी, पर टिश्यू को इसको ऑक्सीजन देके जानी है। तो अब ये ऑक्सीजन आएगी टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर कौन बनी हुई है? CO2। वो इससे इस RBC के अंदर जाने वाली है। तो इस ऑक्सीजन को तो हमको टिश्यू में भेजना है, और यहां से CO2 को उठा के RBC लेके जाएगी। कैसे ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो अपन को समझना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे कहूं, इस टिश्यू के अंदर जितनी भी CO2 बनी थी, उस CO2 को मान लेता हूं मैं 100%। तो मान लो 100% CO2 जनरेट हुई किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। और ये 100% CO2 जो है ये आगे जाने वाली है। तो ये CO2 अब इस RBC प्लाज्मा कहां कैसे जाएगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान रखना, इस 100% में से 7% CO2 जो है वो तो डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में। तो इस 7% CO2 तो डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, और CO2 और H2O मिलके यहां बना लेंगे H2CO3। और ये H2CO3 भी आगे HCO3- और H+ में टूट सकता है। तो आपसे पूछा जाए, ये H2CO3 जो बना या बाइकार्बोनेट जो बने, इसको बनाने के लिए क्या कोई एंजाइम रेस्पॉन्सिबल था? तो बिल्कुल था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और बताओ इस रिएक्शन को मैंने कहां शो किया है? प्लाज्मा में। इसका मतलब क्या प्लाज्मा के अंदर ये रिएक्शन चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। और ये प्रोसेस बिना एंजाइम के ही पॉसिबल है, पर एंजाइम इसको थोड़ा सा स्पीडली करवा देगा, थोड़ा फास्ट करवा देगा। तो क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज बताओ RBC में होता है, प्लाज्मा में? तो NCERT बोलती है कि प्लाज्मा में इसका स्मॉल अमाउंट होता है, और ज्यादातर अमाउंट इसका कहां होता है? तो ज्यादातर अमाउंट जो होता है वो RBC में होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट तो इस एंजाइम का RBC में ही है, थोड़ा बहुत कहां है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में रिएक्शन ऐसे हो रही है, बाइकार्बोनेट बन चुके हैं प्लाज्मा में। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसमें से 70% CO2, इसमें से 70% CO2 कहां जाएगी? RBC के अंदर। और RBC के अंदर डिफ्यूज होकर वही रिएक्शन चलाएगी। CO2 किससे जुड़ेगा? H2O से। और क्या बनेगा? H2CO3। और H2CO3 वापस किस में टूटेगा? H+ + HCO3- में। और इन रिएक्शंस को ऑपरेट वही एंजाइम करवा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो रिएक्शन होगी बहुत फास्ट। और आपने पढ़ा हो तो ये एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं H2CO3 में।
इसका मतलब ये एंजाइम बहुत फास्ट काम करता है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो गई, बाइकार्बोनेट बन गए। अब ध्यान रखना, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डोनर मेम्ब्रेन। वो नेगेटिव आयंस के लिए ज़्यादा परमेबल होती है। तो जैसे ही आरबीसी के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो वहाँ से बाइकार्बोनेट निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन नेगेटिव आयंस के लिए ज़्यादा परमेबल है, जिसको डोनर मेम्ब्रेन हम बोल रहे थे। तो ये बाइकार्बोनेट आ जाएंगे कहाँ? बाहर। तो बाइकार्बोनेट बाहर आ चुके हैं, पर अंदर देखो H+ बढ़ चुके हैं। कौन बढ़ चुके हैं? H+। इधर देखो इसमें 20 to 25% या मैं 23% जो CO2 कहूँ, ये CO2 और वापस के अंदर आई है और ये हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहती है। तो देखो इसमें जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 गई वो तो थी 70%, जो यहाँ आ चुकी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है 70% का, तो ये आरबीसी के अंदर हुआ। पर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा के थ्रू। क्यों? कहाँ गए निकल के? प्लाज्मा में। और क्या प्लाज्मा में ऑलरेडी 7% बाइकार्बोनेट पहले से ही है? तो मैं पूछूं ओवरऑल प्लाज्मा कितने % CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कर रही है? तो 7% तो ये वाले और 70% ये वाले। तो क्वेश्चन आ जाए प्लाज्मा टोटल बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितने % CO2 को ले जा रही है? तो वो 77% हो जाएगा। पर मैं पूछूं इनमें से ऐसे कितने बाइकार्बोनेट थे जो आरबीसी के अंदर बन के आए हैं? तो वो 70% है। तो डिजॉल्व फॉर्म में पहले से ही था वो तो कितना था? 7%। और जो बाहर से आया वो कितना था? 70%। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताओ, ये CO2 इसके अंदर बढ़ रहा है, आरबीसी के अंदर जा रहा है, CO2 बढ़ रही है। आरबीसी में खूब सारा हीमोग्लोबिन पड़ा है, और आपने पढ़ा होगा कि जब जब CO2 हीमोग्लोबिन के आसपास बढ़ेगी तो कौन जुड़ेगी? CO2। तो क्या इस O2 को हटना पड़ेगा? तो अगर CO2 आरबीसी के अंदर एंटर किया और CO2 का अमाउंट में बढ़ रहा है तो क्या इस O2 को यहां से हटना पड़ेगा? तो बिल्कुल हटना पड़ेगा। तो बताओ इस बार जैसे ही यहाँ CO2 बढ़ेगी, जैसे ही किसका लेवल बढ़ता जा रहा है हीमोग्लोबिन के पास? CO2 का। तो क्या इस O2 को हटना पड़ेगा? बिल्कुल हटना पड़ेगा। बताओ रिएक्शन क्या हो जाएगी? KHB+O2। तो क्या इसमें से ऑक्सीजन हट चुका है? तो इसमें से ऑक्सीजन हट चुका है, ये हट गया। अब बताओ बाइकार्बोनेट में से ये SO3- तो पहले ही निकल गए थे, पर कौन तो बच गए? H+। अब ये H+ तो अंगा पेश कर रहे हैं यहाँ पे, पर आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन के अंदर H+ और CO2 के रिसेप्टर होते हैं। ये जो CO2 आ रही है ये भी, और ये H+ जो बचे हुए थे ये भी, क्या ये इस हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन से जाकर जुड़ने वाले? और ये दोनों मिलके किसको हटवाते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन तो डिसोसिएट करवा दिया, उसमें H+ ने भी मदद की है और CO2 ने भी। तो देखो यहाँ जो KHB बना था, ये KHB से भी अब H+ जुड़ेंगे और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? HHB+K+ में। तो मतलब अब आपकी आरबीसी के अंदर कौन फ्री हो चुका है? K+। तो ये K+ आरबीसी में फ्री हो गया है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हुई है। देखो अगर बात करें ये 70% CO2 जैसे ही आई थी तो क्या ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गई? बाइकार्बोनेट बाहर निकल गए। बाइकार्बोनेट जैसे ही बाहर निकले H+ यहाँ बढ़ गए और कुछ CO2 यहाँ आती जा रही थी, और CO2 जैसे आती जा रही थी तो CO2 और H+ ने मिलकर क्या KHB को डिसोसिएट करवा दिया, जिसमें से KHB रहा और O2 यहाँ से निकल के कहाँ चला गया? टिश्यू में। तो ये तो टिश्यू में जाकर यूटिलाइज होने वाला है, तो ये टिश्यू में जाकर यूटिलाइज हो जाएगा। तो O2 तो इसमें से निकल गया, तो यहाँ से O2 जा चुका है बाहर। अब यहाँ KHB बढ़ा। अब इस KHB से क्या है? जैसे ही H+ जुड़ेंगे तो इसमें से पोटेशियम को हटना पड़ेगा, पोटेशियम हट जाएगा और यहाँ हो गया HHB। क्या हो गया? HHB। अब देखो हमारे पास क्या फ्री है? सब कुछ रिएक्शंस हो चुकी हैं, हमारे पास फ्री है अब K+ और इधर HHB। बताओ क्या ये 20 to 25% CO2 आएगी, ये HHB से जुड़ेगी और ये क्या बना लेगी? HHB/CO2, या इसको आप बोल सकते हो HHBNH CO-, ये भी बोल सकते हो आप इसको। और इसको हम बोलते हैं क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको मैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोल देता हूं। तो बताओ अगर आपसे पूछा जाए 70% तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में गई है, गई प्लाज्मा में है, पर बने कहां थे? आरबीसी में। और इधर 20 to 25% जो CO2 है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हैं, क्या इसके पास अब ऑक्सीजन है? तो देखो सारी ऑक्सीजन यहां से नहीं हटाई है, 25% ऑक्सीजन को हटवा दिया यहाँ से, और उसकी जगह कौन जुड़ गई है? CO2। तो इसको हमने बोल दिया है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर अब देखो जैसे ही बाहर बाइकार्बोनेट आए थे, इसकी वजह से यहाँ सोडियम क्लोराइड टूटेगा और NaCl तो पहले से है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। यहाँ आपको Na+ भी मिलेगा और Cl- भी मिलेगा। अब हुआ क्या है? नेगेटिव आयन पहले से दूसरा ज्यादा हो रहा है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे
और यहाँ बन जाएगा NaSCO3। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये 70% CO2 आगे ट्रेवल कर रही है, पर इसकी वजह से यहाँ कौन से आयन बढ़ गए? Cl-। तो बताओ अगर प्लाज्मा में Cl- ज़्यादा बढ़ेंगे, अगेन ये जो मेम्ब्रेन है ये क्लोराइड आयन के लिए, नेगेटिव आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है, तो क्लोराइड आयन यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? अंदर। तो पूछा जाए नेगेटिव आयन बाहर जैसे ही बढ़े, तो अंदर नेगेटिव आयन बढ़े तो बाहर निकल के आ गए, क्योंकि अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होने लग गए और रिएक्शन इसी डायरेक्शन में चलेगी। उसका रीज़न ये है कि CO2 लगातार आती जा रही है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट बढ़ता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो ये चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बाइकार्बोनेट यहाँ आ गए, सोडियम से जुड़ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब जैसे ही बाहर क्लोराइड माइनस ज़्यादा हुए तो बाहर से क्लोराइड कहाँ जाएंगे? अंदर, क्योंकि ये प्लस के लिए परमिएबल नहीं है, माइनस के लिए परमिएबल है, तो क्लोराइड आयन अंदर चले गए। और अंदर कौन फ्री है? अंदर आप देखोगे सब कुछ बाइंड फॉर्म में है, कुछ भी ना तो H+ अवेलेबल है, ना कुछ बाइकार्बोनेट अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस एक अवेलेबल है, वो कौन है? K+। तो बताओ ये जो Cl आया है ये किसके साथ बाइंड करेगा? K+ के साथ, और क्या बना लेगा? KCl। तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, तो ये KCl बन गया। तो अब अंदर आरबीसी के अंदर कुछ भी नहीं है, इस फॉर्म में ट्रेवलिंग चल रही है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास से निकल रहा है तो इस फॉर्म में निकल रहा है वो। उसके अंदर प्लाज्मा में 77% बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आगे जा रहे हैं, जिसमें से 70% तो आरबीसी के थ्रू आए हैं और 7% इसके पास थे ही। और 23% के आसपास, इसको आप 23 भी कह सकते हो, 23% के आसपास CO2 हीमोग्लोबिन से अटैच होकर जा रही है, और वह कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो ये मैंने बता दिया था कैसे कैसे बना। अब बताओ यहां से जो क्लोराइड अंदर गया है, क्या इसको मैं क्लोराइड शिफ्ट बोल सकता हूं? इसको बोलूंगा मैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोल सकता हूं मैं हैमबर्गर फिनोमिना, ये बोल सकते हैं। तो हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट ये वाला है। अब देखो इस फॉर्म में CO2 ट्रेवल कर रही है, कहां जा रही है? लंग्स के पास। अब जैसे ही ये ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा, बताओ लंग्स में कौन ज्यादा है? तो लंग्स में ज्यादा है ऑक्सीजन, तो वहां से ऑक्सीजन आएगी। बताओ ऑक्सीजन आती क्या करेगी? इन सारी रिएक्शंस को उल्टा करा देगी। कैसे? जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगी, बताओ अब इस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ना चाहेगा? ऑक्सीजन। तो क्या इस CO2 को हटना पड़ेगा? तो इसमें CO2 बाहर निकल जाएगी। जैसे ही यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, सारी रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि अंदर H+ भी आ जाएगा। और जैसे ही अंदर H+ बढ़ेगा, तो अंदर H+ बढ़ने से क्या बाहर से बाइकार्बोनेट अंदर आएंगे और ये H+ के साथ जुड़ेंगे, और ये H+ के साथ जुड़ेंगे तो ये रिएक्शन ये बनेंगे, फिर वापस ये बन जाएगा और ये CO2 निकल जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाए, लंग्स के पास ये सारी रिएक्शंस ऐसे चलती हैं, वापस चलती हैं? वापस चलती हैं। क्या लंग्स के पास ये क्लोराइड माइनस प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट होगा या आरबीसी से प्लाज्मा में? तो वापस आरबीसी से प्लाज्मा में जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट तो है इस क्लोराइड का कहां से कहां जाना? प्लाज्मा से आरबीसी में। पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या है? आरबीसी से कहां जाना? प्लाज्मा में। तो इसके 2-3 पॉइंट में बता देता हूं आपको। जैसे मैं आपसे पूछूं क्लोराइड शिफ्ट क्या था, तो क्लोराइड शिफ्ट था कि जो क्लोराइड आयन थे वो आरबीसी के अंदर एंटर कर रहे थे, कहां से? प्लाज्मा से। तो क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से आरबीसी में गए हैं, ये तो है क्लोराइड शिफ्ट। और अगर ये वापस ऐसे जाए तो हो जाएगा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसकी आरबीसी है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या है? आरबीसी। इसमें क्लोराइड आयन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड अंदर जाता है। तो यहां इसकी आरबीसी में क्लोराइड आयन का अमाउंट ज्यादा होता है ऑक्सीजनेटेड के कंपैरिजन में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो आरबीसी है उसमें क्लोराइड कम होंगे, ज्यादा होंगे? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड क्लोराइड शिफ्ट शो करके आया है, क्लोराइड को अंदर लेके आया है। तो ये बात भी याद रखना। तो फाइनली कंक्लूजन में हम लिखें तो बताओ, जो CO2 थी 100% CO2, ये 7% तो डिजॉल्व होती है कहां पे? प्लाज्मा के अंदर। और 70% ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आती है, और 23% के आसपास ये हीमोग्लोबिन के थ्रू आती है, आरबीसी के थ्रू आती है, और वो किस फॉर्म में? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो ये आप याद रख सकते हो। मैं आपसे पूछूं इन दोनों को मिला के भी आप कहोगे तो यही कि ये दोनों है तो बाइकार्बोनेट, तो टोटल प्लाज्मा में तो आ रहा है। तो ये 70% भी प्लाज्मा, प्लाज्मा टोटल कितने को आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है? 77% को, और वो भी किस फॉर्म में? प्लाज्मा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो क्वेश्चन आ जाए बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टोटल कितने ट्रांसपोर्ट हुए? तो वो हुए
77%। इसमें ऐसे कितने थे जो आरबीसी के अंदर बन के आए हैं, वो 70% है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है CO2 का ट्रांसपोर्ट। इसको कर लो अच्छे से तैयार। बाकी अगर ये सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उनकी आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।